guys, so this is me Radhika Saraswat. Welcome to my YouTube channel, and this is my newly YouTube channel launched for you guys, and I have uploaded this video also for you to help you in your studies. And today in this video I am going to teach you, and you are going to study about chapter 16 Sustainable Management of Natural Resources of NCERT, but we are not going to study from this book. Let's talk about this ahead. So this is the chapter, guys, chapter 16 Sustainable Management of Natural Resources of NCERT book. But guys, what I have seen in NCERT books, explanation is not so deep and the students cannot understand it better. But I am going to teach same chapter, same topics from the different book which will help you in study the best. So guys, let's move ahead. And I started. So I am going to teach you from this book. This is from the Arihant publication, and this is seriously a good book for science. This is CBSE pattern, but here the topics are the same as NCERT, and it will show you more deeper explanation. So guys, without wasting our time, let's move ahead further. So our next chapter is chapter 16, Management of Natural Resources. Natural resources includes the entire surface layer of the earth, because each part of the earth surface are of some use to humankind. अब हम इस लाइन से पढ़ने के पहले थोड़ा चैप्टर का मतलब जान लेते हैं. सो चैप्टर नेम इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और इसका मतलब क्या होता है? पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी अच्छे से देखभाल, उसको मैनेज करना. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिले जाते हैं और जो कि कौन यूज़ करता है? ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स के काम आते हैं. लिविंग में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द अर्थ सरफेस आर ऑफ सम यूज टू ह्यूमन बीइंग्स. जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये हमारे अर्थ का पूरा एंटायर सरफेस, पूरा हर एक सरफेस इसको कवर करते हैं, बिकॉज हर एक पार्ट हमारे अर्थ का क्या होता है? हमारे कुछ ना कुछ काम होता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स का. These resources contribute to meet necessities and comforts of mankind. ये जो resources होते हैं अपना contribute means योगदान देते हैं एक ह्यूमन लाइफ को necessities माने उनकी ज़रूरतों और comforts को पूरा करने में हेल्प करते हैं. Natural resources are the stock of the nature such as air, water, soil, minerals, animals and plants. जो natural resources होते हैं ये हमारे स्टॉक होते हैं नेचर में, जैसे कि मिनरल्स है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, एनिमल्स है और प्लांट्स है. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में अनलिमिटेड, एक बहुत ज़्यादा लिमिट की क्वांटिटी में, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं. और ये इतनी जल्दी भी एग्जीक्यूटेड माने इतनी जल्दी भी हमारे लुप्त नहीं होने वाले किसी ह्यूमन एक्टिविटी से. मतलब अब ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सफिशिएंट होंगे. That is solar radiation, air, water, etc. These resources are renewable. Renewable मतलब ये अपने आप बनते जाते हैं and thus are replenished naturally. अब आता है exhaustible natural resources. These natural resources are limited in nature and are liable to degrade in quantity and quality by human activities. ये जो resources होते हैं ये हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है उसमें लिमिटेड में प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम ऐसे यूज़ करते गए तो ये डिग्रेड हो जाएंगे, ये हमारे कम होते जाएंगे क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी. किसके द्वारा होता है ये सब? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. जैसे कि सॉइल, अब आप मिट्टी को देख लीजिए, मिट्टी कितनी कम होती जा रही है. फॉरेस्ट को देखिए आप, फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट की जगह बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं अदर यूसेस के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए ये लकड़ी वुड ली जा रही है. Wild life, minerals, coal, petroleum, etc. are one of the example. These are non-renewable and non-replacement due to lack of regeneration. इनमें हमारा लगता है regenerations मीन इनमें हमारी थोड़ी बहुत
पावर लगती है, मैकेनिकल पावर, हमारी थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिप्लेसमेंट होते हैं। लैक माने होता है हमारा उसकी कमी से, किसकी कमी से, रीजनरेशन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का आप मीनिंग ऊपर ही समझ चुके हैं। मैनेजमेंट माने किसी तरीके को अच्छे से रख रखाव, मैनेज करना। कंजर्वेशन माने होता है हमारा प्रोटेक्शन, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ गए हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, वी हैड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। नाउ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स द साइंटिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो साइंटिफिक यूटिलाइजेशन क्या होता है, जो जिस जैसे यूज़ हमारे साइंस की लैंग्वेज में जिस तरीके से अच्छा यूज़ बताया गया है, जिससे हमारी आगे की जनरेशन के लिए भी ये रहे, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक यूटिलाइजेशन। तो ये जो हमारा मैनेजमेंट होता है और कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और कंजर्वेशन प्रोटेक्शन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, इसका मतलब होता है कि साइंटिफिकेट के तौर पे, कि साइंस की भाषा के अनुसार हम इसको यूटिलाइज़ करें और इसको अच्छे से देखभाल करके हम इसको भी थोड़ी बहुत दें, कि क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हमारे लैक होगी आगे वाली जनरेशन में। दिस मैटर yield the greatest sustainable benefit of available resources to the present generation while maintaining potential to meet the needs and aspirations of the future generation। ये जो मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन है, इससे हमारी अब की जनरेशन के लिए भी उनको आराम से, अगर हम इसको फॉलो करेंगे साइंटिफिक यूटिलाइजेशन को, तो हमारी इस जनरेशन को भी ये अच्छे खासा हमको पोटेंशियल हमारी नीड्स को देगी, और जो आगे की जनरेशन होगी उसको भी हमको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे की जनरेशन के लिए भी सफिशिएंट होगी। इन रिसेंट years it has been observed that most of our natural resources are being depleted माने होता है कि कम होते जा रहे हैं। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है गाइस, दिस इज ट्रूथ, कि हमारे ईयर में, साल में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, एंड it is mainly due to the over explanation of natural resources as a result of changing lifestyle। ये क्या हो रहा है, क्योंकि पीपल्स की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोगों का रख रखाव का, रहने का तरीका ये चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये होता जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इतनी होती जा रही है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी बहुत होता जा रहा है। Thus the need of the hour is to wisely manage our natural resources and minimize their वेस्टेज। इसीलिए हमको अपने नेचुरल रिसोर्स को वाइजली, मतलब ट्रुथफुली मैनेज करना चाहिए, और इनको हम जितना कम से कम मिनिमाइज़ यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें, उनको हमको करना चाहिए। फॉर दिस वी शुड रिमेंबर द 3 R's दैट कैन सेव द एनवायरनमेंट, दैट इज़ रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। सो ये 3 R होते हैं, जिससे कि हम अपने मैनेजमेंट, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का रख रखाव का तरीका, इनको यूज़ करने का तरीका हम जान सकेंगे। डैट आर 3 R's आर रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। सो रिड्यूस क्या होता है? इट मीन्स टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। रिड्यूस का मेन मतलब होता है कि हम जो भी हमें ऑब्जेक्ट, या तो वो डायरेक्टली मिल रहा है या इनडायरेक्टली मिल रहा है, हम उनको जितना कम से कम यूज़ कर सकें उनको हम यूज़ करें। जैसे कोल है, हमारा पेट्रोलियम है, अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, अगर हमारा थोड़ा डिस्टेंस का कोई भी, हमें थोड़ा डिस्टेंस कैरी आउट करना है, तो हम उसके लिए पैदल जा सकते हैं, वी कैन यूज़ साइकिल, पर हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। जब हम आपको उसको मिनिमाइज़ करके हम अपनी फ्यूचर जनरेशन एंड दिस जनरेशन के लिए भी उसको सेफुल बना सकते हैं कि वो ख़त्म ना हो, तो वी शुड डू दैट। वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। हमको बटन स्विच ऑफ करने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के। वी शुड ऑल्सो सेव बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स। वाटर को सेव करना चाहिए लीकी टैप्स को रिपेयर करके, और जहाँ भी आपको वाटर खुले दिखे उनको टैप्स को बंद करके। मोरओवर फूड शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन सेवरल ओकेशंस लाइक मैरिज पार्टीज etc। और जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओकेशंस मतलब त्यौहार पे, मैरिज है, पार्टी है, तो ये हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर इज़ रिसाइकल। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड वेस्ट एंड टर्न्स दैम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। रिसाइकल का मतलब होता है, ये उस प्रोसेस में आता है जहाँ पे थिंग मानी जाती हैं, जहाँ पे थिंग्स को हम कंसिडर्ड कर लेते हैं कि ये वेस्ट हैं, क्या है, ये वेस्ट हैं, पर हम जब भी उनको एक यूज़फुल प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं।
This articles made of recycled plastic, glass, paper और matter can be used instead of using fresh plastic, paper etc. आपने देखा होगा गाइस, ये जो कबाड़े वाले होते हैं या आपके घर से ले जाके इनको एक डंप एरिया में रखते हैं, जहाँ पे डंप एरिया में ये चीज़ रिसाइकल होती है, मतलब उन्हीं चीज़ों में से वो लोग फिर से बनाते हैं जिससे इतना ज़्यादा इन चीज़ों का हमारा वेस्ट ना हो और हम इनको फिर से यूज़ कर सकें। रीयूज़, दिस मीन्स टू यूज़ थिंग्स एंड अगेन। री यूज़, री का मतलब बार बार, यूज़ का मतलब हम उसे यूज़ करें। तो इसका मतलब होता है जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, जो भी हमारे पास हैं, हम उसको बार बार यूज़ करें। यूज़ ऑफ क्लॉथ इंस्टीड नैपकिन इंस्टीड ऑफ पेपर नैपकिन्स, हम अपनी नोज़ के लिए भी हम नैपकिन्स यूज़ करते हैं, तो हम क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे नैपकिन्स की हमें सेव हो हमारे नैपकिन्स। यूज़ इन्वॉल्व्स कैन बी रिजर्व्ड एंड यूज्ड अगेन, जो कि इन्वॉल्व्स हमारे किसी के यहाँ यूज़ हुए हैं या हमारे पास आए हैं, हम उनको रख सकते हैं और बाद में उनको यूज़ कर सकते हैं। द एम्प्टी प्लास्टिक बोटल्स ऑफ जैम्स और पिकल्स कैन बी यूज टू थिंग्स स्टोर इन किंग्स, जो कि खाली प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं, जार्स होते हैं, हम उनको किचन में कुछ चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस मैथड इज़ एक्चुअली बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो प्रोसेस है रीयूज़ का, ही रिसाइकल वाले उससे बेटर है, क्योंकि रीयूज़ वाले में हमारी कुछ क्या लगती है, यू कैन सी, इसमें हमारी क्या लगती है, रिसाइकलिंग यूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिसाइकलिंग में हमारी कुछ एनर्जी लगती है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is the process of development that sustain natural system and their yields which can be maintained for a long time without any damage to the environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो चैप्टर जिस पर बेस्ड है उसका मतलब ये होता है कि हम इसको मेंटेन करके रखें, हम इसको मैनेज करके रखें ऐसे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें भी हमारा कोई भी डैमेज, कोई भी प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट को भी फेस ना करनी पड़े और हम उसको साथ में सेव भी कर लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज ग्रोथ दैट मीट द करेंट बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वो इनकरेज, वो पीपल को प्रोत्साहित करता है कि ग्रोथ द मीट दैट करेंट ह्यूमन बेसिस, कि आप जो भी उगा रहे हो उसको इतनी क्वांटिटी में उगाओ, उसको इतने अच्छी तरीके से उगाओ कि जो ह्यूमन नीड्स हैं उनकी बेसिस को पूरा करा जा सके। while preserving the resources for the needs of the future generation, साथ ही साथ हमारे जो आगे की जनरेशन है उनके लिए भी यूज़फुल हो। The concept of sustainable development encourage growths that meet the current basis human needs while preserving the natural resources for the needs of the future generation. Next is sustainable development implies a change in all aspects of लाइफ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हमारे लाइफ में एक चेंज को देता है हर एस्पेक्ट में। इट इज़ डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू चेंज देयर प्रिसिपिटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस अराउंड दैम एंड readiness ऑफ ईच इंडिविजुअल्स टू अल्टर देयर प्रेजेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो हमारा विलिंगनेस है, ये हमारी सब ताकत है, ये हमारी सोच पर डिपेंड होता है कि हम क्या लेंगे, हमारी आगे वाली फ्यूचर वाली जनरेशन क्या लेंगी। सो इट इज़ ऑल टोटली डिपेंडेड ऑन द people, humans. Next is need to manage our natural resources. We need to manage our natural resources. So here are few points. Natural resources are limited and with the current increasing rate of human population the demand for all the resources is increasing exponentially. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ के भी होते हैं और ये हमारे क्या हैं आजकल लिमिटेड होते जा रहे हैं। इसीलिए जो हमारी करेंट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इन सब की डिमांड भी क्या होगी, दिन पर दिन इन सब रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज़ natural resources require a long term perspective so that they can last for the generation to come and will not merely be exploited for short term gains। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इतना होना चाहिए कि हमारी जनरेशन भी और हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए भी हों, जिससे कि हमारी आगे वाली जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उनके लिए भी शॉर्ट ना पड़ जाए। दैट्स शॉर्ट आई एम गोइंग टू टेल यू इन इंग्लिश। सो शॉल्ट हम बोलते हैं ना, सो इट इज़ नॉट शॉल्ट, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ शॉल्ट इज़ सॉल्ट, 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 लॉन्ग सॉल्ट।
Next is to ensure equitable distribution of resources so that all the people will not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. तो जब resources ये developed हो रहे हैं तो इनको हम इतनी तो क्वांटिटी में उगाएं या इतनी क्वांटिटी में होने चाहिए कि ये ही नहीं है कि जो हमारे रिच या पावरफुल पीपल्स हैं उनको ये मिले, जो कि नॉर्मल पीपल्स हैं इन सबको इनका फ़ायदा मिलना चाहिए. किसका फ़ायदा? नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट. टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट रिसोर्सेज आर एक्सल्टेड बाय माइनिंग. हमको जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हमें कंट्रोल में करने के लिए डैमेज के एनवायरनमेंट में हमने रिसोर्सेज किससे एक्सल्टेड होते हैं? माइनिंग से. पॉपुलेशन ऑफ गंगा एंड गंगा एक्शन प्लान, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक. GAP, we also speak this. G for Ganga, A for action, P for plan. गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवर ऑफ द इंडिया. गंगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा हॉली रिवर भी मानी जाती है इंडिया की. इट रन्स ओवर 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयस टू द गंगा सागर इन बे ऑफ बंगाल. ये 2500 किलोमीटर गंगोत्री से बहती हुई हिमालय से गंगा सागर में बे ऑफ बंगाल तक आती है. इट इज़ बीइंग पॉपुलेटेड बाय मोर देन 100 सिटीज़ एंड टाउन्स इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल्स. गार्बेज, ह्यूमन एक्सट्रिया, अनट्रीटेड सीवेज आर डम्प्ड इनटू द गंगा रिवर डेली. ये जो पॉल्यूटेड माने होती है, ये गंदी होती जा रही है किसके द्वारा? कहाँ पे? जैसे कि इंडिया है, इंडिया में हमारे यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में. ये क्या होता है? बहुत सारे लोग डेली इसमें बहुत ज़्यादा गार्बेज फैलाते हैं. ह्यूमन एक्सट्रिया, ह्यूमन को कुछ लोग गिरा देते हैं. मतलब बहुत सारे होते हैं ना केसेस, जो भी वेस्ट होता है वो इसमें डालते हैं. Several human activities like washing of clothes, immersion of ashes, chemical efficient of industries are also remembered for the population of Ganga. बहुत सारे washing of clothes, बहुत सारे लोग वॉश करते हैं. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वॉशिंग, मतलब कपड़े भी धोते हैं इस गंगा रिवर में. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो गंदगी जाती है. इमर्शन ऑफ एसिड्स, केमिकल इफ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रीज़. और एक इंडस्ट्रीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो कि हमको गंदे केमिकल्स मिलते हैं वो कहाँ पे जाके मिलते हैं? सीधा रिवर्स में. सो गंगा इज़ वन ऑफ द रिवर. द पॉपुलेशन रिजल्ट इन द फिश किलिंग इन लार्ज सेक्शन ऑफ द रिवर. और जो पॉपुलेशन होती वो पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? फ़िश किलिंग इन लार्ज सेक्शंस ऑफ द रिवर. ज़्यादातर हम केमिकल्स अगर फ़िश इनहेल करेंगी तो ऑब्वियसली बात है दे विल गो टू डेथ. गंगा एक्शन प्लान वॉज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1985. सो रिमेंबर दिस डेट. गंगा एक्शन प्लान कब प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा? सो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1985 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉपुलेशन लोड ऑन द रिवर. किस लिए? कि ये जो पॉपुलेशन का लोड है ये एक रिवर पर ना आए. दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद मच फैनफेयर बट इज़ फेल्ड टू डिक्रीज द पॉपुलेशन लेवल इन द रिवर. ये प्रोग्राम बहुत सारा मतलब उत्साहित से स्टार्ट हुआ था, पर ये फेल हो गया था किसके कारण? पॉपुलेशन के. आफ्टर स्पेंडिंग 901.71 करोड़ अप्रॉक्स 10 रुपीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर. तो हमारे इतने करोड़ 91.71 करोड़ हमारे इसमें लग गए थे इसको सही करने के लिए 15 ईयर तक. कॉलीफॉर्म इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. कॉलीफॉर्म क्या होता है? ये बायो का भी है थोड़ा सा. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन. सो कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है. कॉलीफॉर्म किसका ग्रुप है? एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में. इट्स प्रेजेंट इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वॉज फाउंड टू बी वेरी हाई इन द गंगा ड्यूरिंग 1993 and 1994, इंक्लूडिंग इट हैज़ अ रिजर्वियर ऑफ मैनी वाटर बॉर्न डिसीज़. कॉलीफॉर्म हमारा एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि हमारा पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जो कि अगर इसकी प्रेजेंट हमारी वाटर में हो गई तो बहुत सारी वाटर डिसीज़ कॉज कर सकता है, जो कि बहुत सारी रिवर्स में पाया जाता है. गंगा में भी पाया गया है और ये सबसे ज़्यादा गंगा में पाया कब गया था? कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया ड्यूरिंग 1993 एंड 1994. तो ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, वाटर कंटेमिनेशन प्रॉब्लम्स को ला सकता है. सो गाइज, आई एम गिविंग यू द होमवर्क.
write it in your copy, question answer, and try to do it. If you will not understand this, please comment me and I will tell you, but first try it yourselves, then I will help you. And if you like this video, please like, subscribe and share it, and we will continue it in the next part, and it will be soon. Till then, do this exercise. This is your homework. So bye guys, like, subscribe and share my YouTube channel, and this is me, Radhika Saraswat. Bye. We will continue this ahead in the next part.